श्रीमती रामकुमारी पीजी महिला महाविद्यालय की स्मार्ट क्लासरूम में आप समस्त छात्राओं का स्वागत है। छात्राओं, आज हम क्लास बीए पार्ट 3 पेपर फर्स्ट एशिया ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक सीखने का प्रयास कर रहे हैं। छात्राओं, इससे पहले हमने एशिया के अपवाह तंत्र के प्रकारों में से प्रशांत महासागरीय अपवाह तंत्र और उसकी संबंधित नदियों को सीखा है। हम इससे पहले ये जान पाए हैं कि वे नदियाँ अधिकांशतः मध्य एशियाई उच्च पठार एवं पर्वतों से उद्गम होकर पूर्व, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए प्रशांत महासागर में गिर जाती है। इसलिए संबंधित उस प्रदेश को प्रशांत महासागरीय अपवाह तंत्र कहा जाता है। छात्राओं, आज हम जो सीखने का प्रयास कर रहे हैं, हम आज एशिया के हिंद महासागरीय अपवाह तंत्र की संबंधित नदियां एवं बनने वाली विशेषता को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। छात्राओं, हिंद महासागर में गिरने वाली अधिकांश जो नदियां हैं, ये नदियां हिमालय एवं संबंधित पर्वत श्रेणियों से उद्गम होकर दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए अधिकांशतः हिंद महासागर में गिर जाती है। परिणाम स्वरूप इस संबंधित क्षेत्र को हिंद महासागरीय अपवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। हमें यह विशेष जो तथ्य जानना है, सीखना है, वह यह है कि इस प्रदेश की जो संबंधित नदियां हैं, वे हिमनदों से उद्गम होती हैं। हिमनदों से उद्गम होने के कारण उनमें हिम का पिघला हुआ जल वर्ष पर्यंत प्रवाहित होता रहता है। परिणाम स्वरूप ये नदियां सदाबहार होती हैं और अधिकांश नदियां जो है डेल्टा का निर्माण करती है। सभी ने अधिकांश नदियां डेल्टा का भी निर्माण करती है। जी हाँ, इस क्रम की विशेष नदियां या मुख्य नदियां या बड़ी जो नदियां हैं, अनेकों हजारों सहायक नदियां भी हैं। इनकी बड़ी जो नदियां हैं, इस क्रम में हमने जो शामिल किया है, हमने पश्चिम से पूर्व की ओर नदियों के नाम को शामिल किया है। ये सीखने के लिए हमने व्यवस्था के रूप में लिया है। आप किसी भी प्रकार के विवाद में आपको जो है वो नहीं उलझना है। क्रम से इस क्रम में जो शामिल किया गया है वह है दजला नदी, फिर इस क्रम में शामिल किया गया है फरात नदी, फिर इस क्रम में शामिल किया गया है सिंधु नदी, फिर इस क्रम में शामिल किया गया है गंगा नदी, फिर इस क्रम में शामिल किया गया है ब्रह्मपुत्र नदी, और इसी क्रम की जो प्रमुख नदी है वह है इरावदी नदी। छात्राओं, ये नाम क्योंकि हम एशिया और भारत के निवासी होने के कारण सुने से तो लग ही रहे हैं, है ना, परंतु ये नाम जो है प्रशांत महासागरीय अपवाह तंत्र में मिल रहे थे क्या? जिसने वीडियो देखा है, समझने का प्रयास किया है, आप इसके नेगेटिव में आंसर देंगे कि सर नहीं, इस क्रम में वे नदियां कैसे मिल सकती है। परिणाम स्वरूप अपवाह तंत्र एक ऐसा टॉपिक है जो कॉम्पिटिटर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है, परंतु ये टॉपिक कंफ्यूज स्टूडेंट को नहीं करता है जिसने रामकुमारी पीजी कॉलेज की स्मार्ट क्लासरूम में जिसने पढ़ा है। जी हाँ, इस प्रकार क्रम से दजला नदी, फरात, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं इरावदी नदी को इस वर्ग में शामिल किया गया है। हम इनकी विशेषताओं को जानने का प्रयास कर रहे हैं। आप अपनी नोटबुक में जब लिखेंगे तब नोट्स क्या है आपके पास कंप्लीट हो सकेंगे। जी हाँ, विशेषताओं के रूप में जो शामिल किया गया है, देखिए कि प्रवाह क्रम, अपवाह क्षेत्रफल, नदियों की संख्या, इन सभी विशेषताओं के आधार पर ये एशिया का दूसरा बड़ा अपवाह तंत्र है। तथापि
विशेषताएं जो बन पाती है, दैट इज स्पेशल फीचर्स रिलेटेड द डीएस ऑफ इंडियन ओशियनिक्स, दैट जिसमें है इस क्रम की अधिकांश नदियां हिमालय से उद्गम होकर हिंद महासागर में गिर जाती है। अधिकांश नदियां डेल्टा का निर्माण करती है, कुछ नदियां वर्ष पर्यंत बाढ़ें लाती है, जिस क्रम में सिंधु नदी को, गंगा नदी को और कोसी नदी को हम इस क्रम में शामिल कर सकते हैं, और ब्रह्मपुत्र का तो कहना ही क्या है। आगे बढ़िए। इन नदी घाटियों पर पुरातन भारतीय सभ्यता केंद्रों का विकास हुआ है। जिन सभ्यता केंद्रों में प्रमुख केंद्र हमने शामिल किया है, मोहनजोदड़ो के अंदर, हड़प्पा के अंदर, इन सभी का विकास एशियाई इन नदी घाटियों के किनारों पर हुआ है। जी हाँ, आप हेडिंग डालिएगा, रोमन का सेकंड पॉइंट डाल करके लिखिए हिंद महासागर ही हुआ है तंत्र। डिटेल ऑफ दिस पॉइंट दैट इस क्षेत्र का विस्तार पश्चिम में इराक से लेकर पूर्व में मलेशिया तक फैला हुआ है। इस क्रम की अधिकांश नदियां हिमालय से उद्गम होकर हिंद महासागर में गिरती है तथा क्षेत्रफल, नदियों की संख्या एवं प्रवाह के आधार पर यह एशिया का दूसरा बड़ा अपवाह तंत्र है। इस तंत्र की प्रमुख नदियों को निम्न प्रकार समझा जा सकता है। स्मॉल सिंबल ए पॉइंट से नदी का नाम लिखना है दजला नदी। इसकी कुल लंबाई 1850 किलोमीटर है। यह नदी आर्मीनियाई क्षेत्र ईरान से उद्गम होकर इराक के मध्य से प्रवाहित होते हुए फारस की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां बड़ी जेब, छोटी जेब एवं दियाला है। इस नदी को मेसोपोटामिया सभ्यता का जीवन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, फरात नदी। इसकी कुल लंबाई 2330 किलोमीटर है। यह नदी आर्मेनियन क्षेत्र टर्की से उद्गम होकर दक्षिण पश्चिम ईरान के नखलिस्तान मरुस्थल से प्रवाहित होते हुए बगदाद नगर से पहले दजला में मिल जाती है। यह नदी एक गहरे गार्ज में से प्रवाहित होती है, इसलिए संबंधित क्षेत्र में पेयजल ही उपलब्ध करवाती है। इस नदी से सिंचाई संबंधित क्षेत्र नखलिस्तान मरुस्थल में नहीं होती है। यह मरुस्थल वर्ष पर्यंत सूखा रहता है। यह नदी पेयजल उपलब्ध करवाती है। परिणाम स्वरूप इसे देवी देवता के तुल्य पूजनीय माना जाता है। परिणाम स्वरूप इसे फरात नाम प्रदान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, सिंधु नदी। इसकी कुल लंबाई 3880 किलोमीटर है। यह नदी मानसरोवर झील तिब्बत से उद्गम होकर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए भारत में प्रवेश करती है। यहाँ नंगा पर्वत का चक्कर लगाते हुए दक्षिण पश्चिम में मुड़ते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। पाकिस्तान के मध्य से प्रवाहित होते हुए या अपनी
सहायक नदियाँ सतलज, रावी, चिनाब एवं झेलम का जल ग्रहण करके कराची बंदरगाह के निकट डेल्टा बनाते हुए हिंद महासागर में गिर जाती है। यह नदी प्राचीन सिंधु नदी घाटी सभ्यता का आधार रही है। नेक्स्ट पॉइंट, गंगा नदी। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह नदी उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद से उद्गम होकर देवप्रयाग में 5 धाराओं से मिलकर अलकनंदा एवं भागीरथी 2 नदियों का निर्माण होता है और रुद्रप्रयाग में इनका संगम होने के बाद यह गंगा नदी का रूप धारण करती है। ऋषिकेश झरने से पर्वतीय पवित्र ढालों से नीचे उतरती है और हरिद्वार के निकट मैदान में प्रवेश करती है। आगे यह नदी अर्थात उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिमी बंगाल में से प्रवाहित होते हुए फरक्का बांध के निकट बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, जहां इसे पद्मा नाम से पुकारा जाता है। आगे यह नदी बांग्लादेश में ढाका नगर के दक्षिण में मेघना अर्थात ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र एवं गंगा अर्थात पद्मा एवं मेघना के मिलने के बाद ये दोनों नदियां एक डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे छात्राओं सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह संसार का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। यह नदी भारतीय जीवन की आधार रेखा कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रह्मपुत्र नदी। यह नदी मानसून झील के दक्षिण में 80 किलोमीटर लगभग दूर तिब्बत से उद्गम होकर दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए अर्थात नेपाल एवं चीन, भूटान व चीन के मध्य सीमा रेखा बनाते हुए और अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करने से पहले इसे सांगपो नाम से पुकारा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग दूसरी साइड की नदी है इसकी, और असम में ब्रह्मपुत्र एवं बांग्लादेश में मेघना के नाम से पुकारा जाता है। यह नदी कच्ची मिट्टी बहाकर लाती है। परिणाम स्वरूप इसके मार्ग में अनेक छोटे छोटे द्वीप बने हैं, जिनमें से मांजुली नामक द्वीप सबसे बड़ा द्वीप बन गया है। यह नदी असोम घाटी में बाढ़ें लाती है। इसके साथ साथ मेघालय की पहाड़ियों का चक्कर लगाते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। बांग्लादेश में इसे मेघना के नाम से पुकारा जाता है। मेघना पद्मा के साथ में मिलकर के सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि न केवल भारत एवं बांग्लादेश का, न केवल एशिया का, परंतु संसार के सबसे बड़े नदी डेल्टाओं में से एक है। अर्थात संसार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। यहाँ जो वृक्ष पाया जाता है इसे सुंदरी
वृक्ष कहा जाता है। यह वनस्पति शास्त्र के अनुसार मैंग्रोव वनस्पति के नाम से भी पुकारा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इरावदी नदी। यह नदी अराकानयोमा श्रेणी उत्तरी क्षेत्र म्यांमार से उद्गम होकर म्यांमार के मध्य से प्रवाहित होते हुए मर्तबान की खाड़ी हिंद महासागर में गिर जाती है। यह नदी म्यांमार के विकास की प्रमुख सहायक नदी रही है। इसकी प्रमुख सहायक नदी चिंतविन है। इस नदी का विशेष ग्रंथों में वर्णन जो मिलता है, जिसमें कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम को शामिल किया जा सकता है। इस प्रकार आज हम हिंद महासागर में गिरने वाली प्रमुख नदियों की विशेषताओं को जान पाए हैं। हम छात्राओं मानचित्र पर इन नदियों को निम्न प्रकार जो है वो समझ लेते हैं कि देखिए, क्रमशः सबसे पहले जो है कैस्पियन सागर के दक्षिण से और ईरान के क्षेत्र से यह नदी उद्गम होकर के और इराक के मध्य से प्रवाहित होती है। यह नदी है छात्राओं दजला, और दजला की जो सहायक नदी है ये आर्मेनियन क्षेत्र से उद्गम होकर के और दक्षिण ईरान में से प्रवाहित होते हुए बगदाद से पूर्व यह नदी दजला में मिल जाती है। यह नदी है फरात। हम दोनों की विशेषताओं को पहले से जान पाए हैं। इसके बाद में अगले क्रम में जो नदी आती है वह है सिंधु नदी। कराची बंदरगाह के निकट यह नदी डेल्टा बनाते हुए यह अरब सागर अर्थात हिंद महासागर में गिर जाती है। इसी क्रम में और गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से उद्गम होने के बाद यह नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, पश्चिमी बंगाल में से प्रवाहित होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। इसकी प्रमुख जो सहायक नदी है वह है यमुना नदी। हमने डिटेल इसमें शामिल नहीं किया है। भारत के अपवातंत्र में यमुना नदी को डिटेल से पढ़ा जाता है। आगे बढ़िएगा। इसी क्रम में और ये जो मानसरोवर जो झील है इसके दक्षिणी तट से अर्थात झील से लगभग 80 किलोमीटर दूर ये नदी उद्गम होती है। ये नदी है छात्राओं ब्रह्मपुत्र, जो कि नेपाल चीन, भूटान चीन के मध्य सीमा बनाते हुए भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तथा अरुणाचल प्रदेश से असम में प्रवाहित होते हुए और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों नदियां मिलकर जिस डेल्टा का निर्माण करती है छात्राओं, इसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। हम विशेषताओं के रूप में जान पाए हैं यह न केवल भारत, बांग्लादेश और एशिया का संसार का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। इस प्रकार आज हम हिंद महासागरीय अपवाद तंत्र में महान नदी व्यवस्था को समझ पाए हैं। इन नदियों के आधार पर आज उद्योग, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान का विकास निर्भर करता है तथा ये नदियाँ न केवल पेयजल उपलब्ध करवाती है परंतु सिंचाई के लिए जल, उद्योगों के लिए जल, नगरों के लिए पेयजल एवं आंतरिक जल यातायात भी उपलब्ध करवाती है तथा डेल्टाई क्षेत्रों से न जाने कितने प्रकार का रोजगार उपलब्ध करवाती है। इस प्रकार आज हम जो जान पाए हैं जिसमें हिंद महासागरीय अपवाद तंत्र के रूप में दजला, फरात, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इरावदी और इनकी विशेषताओं एवं सहायक नदियों के बारे में जान पाए हैं। निश्चित रूप से छात्राओं आप अपने नोट्स लिखिएगा, मानचित्र भी साथ में बनाने का प्रयास कीजिएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का, जिसके आधार पर हम आगामी आवश्यक परिवर्तन कर सकेंगे। धन्यवाद।